दोस्तों, कानून अंधा होता है ये तो हमने सुना था, लेकिन बहरा भी होता है ये पहली बार जाना है। दरअसल आज की कहानी में एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की, जो देखने में खूबसूरत तो थी ही, पढ़ने में भी काफ़ी तेज़ थी। जैसे ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, मात्र 19 साल की उम्र में ही घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती है और फिर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगती है। लेकिन उसे नौकरी करते हुए अभी कुछ ही महीने गुजरा था कि एक दिन उसकी बड़ी ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है। हालांकि जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो उसके बाद से कानूनी प्रक्रिया की एक ऐसी गंदी खेल खेली जाती है कि जिसकी वजह से उसके पिता अपने सर को पकड़ करके चीख चीख करके रोने लगता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है कि आखिरकार इस समाज में हम भरोसा करें तो किस पे करें। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। दरअसल इसी दिल्ली का एक इलाका पड़ता है छावला, और इसी छावला इलाके की रहने वाली है रोशनी, जिसकी उम्र अभी मात्र 19 साल के आसपास है। दरअसल रोशनी जो एक मध्यम परिवार की है, उसके परिवार में माता पिता के अलावा छोटे भाई बहन भी है और उसके पिता एक गार्ड की नौकरी करते हैं। रोशनी की जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद से रोशनी एक नौकरी की तलाश करनी शुरू करती है और आखिरकार बहुत जल्द ही उसे हरियाणा के गुड़गांव शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल जाती है। नौकरी पा करके रोशनी भी काफ़ी खुश होती है और उस नौकरी से जो भी पैसा कमाती है उससे अपने घर का खर्चा चलाने लगती है। हालांकि रोशनी को जब नौकरी मिल जाती है, उसकी घर की माली हालत भी सुधर जाती है और रोशनी के पिता भी उसकी नौकरी से काफ़ी हद तक खुश होते हैं। समय बेहतर तरीके से गुजरने लगता है। बात कर रहा हूँ मैं 9 फरवरी 2012 की। रोशनी हर रोज़ की तरह अपनी ड्यूटी पे तो जाती है, लेकिन देर रात तक जब वक्त पे अपने घर पे नहीं पहुंचती है तो रोशनी के पिता अपनी बेटी के नंबर पे फ़ोन करते हैं। पर जब कॉल करते हैं तो अब रोशनी का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से रोशनी के पिता अपनी बेटी के नंबर पे कई बार कॉल करते हैं। जब फ़ोन ऑन नहीं होता है, उसके बाद से रोशनी के परिवार वाले उसे हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 3 से 4 घंटे का समय गुजर जाता है। लगभग आधी रात हो जाती है, पर बावजूद इसके रोशनी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए उसी रात को ही रोशनी के पिता नज़दीकी थाने में जाते हैं। पुलिस को सारी बात बताते हुए अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। लेकिन पुलिस यहाँ पे एक गलती कर देती है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज तो कर लेती है, लेकिन रोशनी को ढूंढने की कोशिश नहीं करती है। बल्कि पुलिस रोशनी के पिता को जवाब देते हुए कहती है कि हमारे पास अभी गाड़ी अवेलेबल नहीं है, गाड़ी को सर्विस कराने के लिए दिया गया है। जैसे ही हमारे पास गाड़ी आ जाएगी, उसके बाद से हम रोशनी को ढूंढना शुरू कर देंगे। पुलिस मात्र इतनी सी बात कह करके अपना पल्ला झाड़ देती है और फिर वहां से रोशनी के पिता को घर भेज देती है। रोशनी के पिता वापस अपने घर पे तो आ जाते हैं, लेकिन पूरी रात रोशनी के परिवार वालों के आंखों में नींद तक नहीं आती है। लगभग 2 दिन का और समय गुजर जाता है, पर रोशनी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। और जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 2 दिनों बाद 11 फरवरी 2012 को इसी पुलिस थाने में खबर दी जाती है कि दरअसल हरियाणा के रेवाड़ी के बाहर जंगलों में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि वाकई में वहां पे एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी तो है, लेकिन उसके चेहरे और शरीर को बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था। दरअसल उस डेड बॉडी को देख के ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उसकी कितनी बेदर्दी तरीके से हत्या की गई थी। चेहरे की पहचान तक नहीं हो रही थी। पुलिस वहां पे अपनी तमाम कोशिश भी करती है, लेकिन वहां पे पुलिस को कोई सबूत भी नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस बात की जानकारी रोशनी के पिता को देती है। हालांकि रोशनी को भी गायब हुए लगभग 2 दिन गुजर चुका था। इसीलिए पुलिस अब रोशनी के पिता को लेकर के मोर्चरी में जाती है और जब उस डेड बॉडी को दिखाती है तो उस डेड बॉडी को देखने के बाद रोशनी के पिता चीख चीख करके रोने लगता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बेटी है। हालांकि पुलिस रोशनी के पिता के बातों पर यकीन नहीं करती है, क्योंकि वो डेड बॉडी पहचान में नहीं आ रही थी
लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और डीएनए जांच कराई जाती है तो डीएनए जांच से ये साफ क्लियर हो जाता है कि मरने वाली कोई और नहीं बल्कि रोशनी ही है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में काफ़ी सारे चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताई जाती है कि रोशनी के साथ दुष्कर्म ही नहीं किया गया है बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर गर्म सरिया भी घुसेड़ दिया गया है। उसके शरीर पे भी दांत के कई सारे निशान दिखाई दे रहे थे और उसके शरीर पे कई सारे घाव के निशान भी थे। जब इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और डेड बॉडी की जब पहचान हो जाती है और जब इस बात की जानकारी आम लोगों को मालूम चलता है तो फिर लोग कैंडल जला कर के सड़कों पर उतर जाते हैं और फिर पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालने लगते हैं, जिसकी वजह से अब पुलिस काफ़ी तेज़ी से हरकत में आती है और इस केस को अब सीरियस तरीके से लेती है। दरअसल पुलिस के ऊपर इतना काफ़ी दबाव हो जाता है कि पुलिस भी अब जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर सामने लाने की कोशिश करती है। लेकिन सवाल ये था कि आखिरकार रोशनी की हत्या किया किसने था और वो गायब कहाँ से हुई थी। इसीलिए पुलिस अब इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले शुरुआत गुड़गांव के उसके ऑफिस से करती है। दरअसल पुलिस रात्रि के वक्त वहां के लगे हुए कई सारे सीसीटीवी को खंगालती है तो आखिरकार एक सीसीटीवी में रोशनी पैदल जाते हुए दिखाई देती है। दरअसल रोशनी जब अपने ऑफिस से निकलती है गाड़ी पकड़ने के लिए वो पैदल ही जाना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी दूरी पे जाती है उसके सामने एक लाल कलर की कार आकर के खड़ी हो जाती है और उसमें से 3 लड़के बाहर निकल कर के आते हैं और काफ़ी तेज़ी से रोशनी को अपनी गाड़ी के अंदर खींच ले जाते हैं और फिर वहाँ से गाड़ी को रवाना कर देते हैं। लेकिन उस गाड़ी का नंबर सीसीटीवी में साफ दिखाई दे जाता है। पुलिस जब उस गाड़ी के नंबर से उसकी डिटेल्स निकलवाती है तो मालूम चलता है कि वह गाड़ी किसी राहुल के नाम पर रजिस्टर्ड है। राहुल जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, जो इसी हरियाणा के रेवाड़ी इलाके का रहने वाला है। पुलिस को जैसी इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है उसके बाद से पुलिस अब राहुल के घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि राहुल अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है। हालांकि उस सीसीटीवी में जो बाकी के भी 2 लड़के दिखाई दे रहे थे उनकी फ़ोटो जब राहुल के घर के आसपास के लोगों को दिखाया जाता है तो आसपास के लोग उस फोटो को देखकर पहचान जाते हैं और पुलिस को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब ये दोनों लड़के राहुल के ही दोस्त हैं, जिसमें से एक का नाम है रवि और दूसरे का नाम है विनोद। दरअसल ये दोनों भी राहुल के ही हम उम्र के थे। दरअसल ये तीनों काफ़ी गहरे दोस्त थे और जहाँ भी जाते थे एक साथ ही जाते थे। पुलिस को जब इन तीनों की डिटेल्स मिल जाती उसके बाद से पुलिस अब इन तीनों के ऊपर दबिश डालना शुरू करती है और आखिरकार 24 घंटे के अंदर इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन तीनों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब इन तीनों से रोशनी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो ये तीनों ही बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब रोशनी की हत्या की पूरी कहानी बताते हैं तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म के मारे झुक जाती है। दरअसल रोशनी जब अपने ऑफिस से निकल करके बस पकड़ने के लिए चलना शुरू करती है उसी वक्त ही राहुल अपने दोनों दोस्तों के साथ गाड़ी से जाता है और रोशनी को अपनी गाड़ी में खींच करके बिठा लेता है और फिर ये तीनों मिल करके रोशनी को वहाँ से लेकर के रेवाड़ी के रास्ते पे निकल जाते हैं और कच्चे रास्ते होते हुए जंगल झाड़ियों में लेकर पहुँच जाते हैं। हालांकि उससे पहले एक ठेके पे भी अपनी गाड़ी को रोकते हैं और वहाँ से काफ़ी मात्रा में शराब भी खरीदते हैं। गाड़ी जब चल रही होती है गाड़ी के अंदर ही ये तीनों शराब भी पीते हैं और जब काफ़ी नशे की हालत में हो जाते हैं गाड़ी को लेकर के सुनसान झाड़ी में चले जाते हैं और फिर उस झाड़ी में ले जा कर के रोशनी को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और फिर ये तीनों बारी बारी से रोशनी के साथ दुष्कर्म करते हैं। हालांकि जब इस घटना को अंजाम देते हैं रोशनी उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और चीख चीख करके अपनी ज़िंदगी की रहम की भीख मांगती है। लेकिन इन तीनों के ऊपर हवस की भूख इस प्रकार से सवार हो चुकी थी कि रोशनी की एक भी आवाज़ इनके कानों तक पहुंचती ही नहीं है। हालांकि मामला यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। जब इनकी हवस पूरी हो जाती है तब तक इधर रोशनी की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रोशनी चीख चीख करके कहती है कि मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, लेकिन ये तीनों इतने बेरहम थे कि जब बोतल में पानी लेकर के आते हैं तो रोशनी को पीने के लिए नहीं देते हैं
बल्कि वो सारा पानी रोशनी के शरीर पे डाल देते हैं। उसके बाद से रोशनी की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं और फिर उसके शरीर को तार तार करने के बाद उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद भी रोशनी को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि अपनी गाड़ी के अंदर से एक सरिया निकाल करके लाते हैं और गाड़ी के साइलेंसर में उसे डाल करके गर्म करते हैं और उसी सरिया को रोशनी के प्राइवेट पार्ट में भी डाल देते हैं। रोशनी की जब मौत हो जाती है उसके बाद से ये तीनों वापस अपने घर चले आते हैं। वाकई में राहुल जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद जिला अदालत में पेश करती है। जब ये मामला दिल्ली के द्वारिका कोर्ट में जाता है और जब कोर्ट में सुनवाई होती है, जब इन तीनों के ऊपर आरोप साबित हो जाती है, तो आखिरकार दिल्ली के द्वारिका कोर्ट के द्वारा इन तीनों को फांसी की सज़ा दी जाती है। लेकिन जो इनका विपक्ष का वकील होता है वो जज साहब से गुहार लगाते हुए कहता है कि हुजूर, फांसी की सज़ा छोड़ दिया जाए और इन्हें उम्र कैद की सज़ा दे दी जाए। लेकिन सज़ा सुना दी जाती है। उसके बाद से इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है और समय का इंतज़ार होने लगता है। लेकिन मामला यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। दरअसल तीनों आरोपी के परिवार वाले अब हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और वहाँ पे जाकर वो अपील करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में भी पहुँचने के बाद इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता है। पर बावजूद इसके इन तीनों के परिवार वाले शांत नहीं बैठते हैं। समय यूं ही गुजर रहा था और आखिरकार अब इन तीनों के परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाते हैं। तब तक लगभग 10 सालों का समय गुजर जाता है और आखिरकार 10 सालों के बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कानूनी प्रक्रिया की एक ऐसी गंदी खेल खेला जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन तीनों को बाइज्जत बरी किया ही नहीं जाता है, बल्कि निर्दोष करार करके इन्हें रिहा भी कर दिया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जब इन तीनों को बाइज्जत बरी किया जाता है, कोर्ट के अंदर रोशनी के पिता भी मौजूद होते हैं। वो अपनी तमाम कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाता है। आखिरकार ये तीनों आरोपी जेल से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है सलीम मलिक। सलीम मलिक जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं जमील शेख। जमील शेख तो वैसे मधुबनी बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन सऊदी अरब में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं अकबर खान। अकबर खान जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा जो बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।